हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 द एनवायरनमेंट, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी एंड व्हाई इट्स कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी की। बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड geographic region which include variety of plants, animals and microorganisms। हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, और उसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। द बायोडायवर्सिटी रिचनेस डिक्लाइन विद लैटिट्यूड एंड फास्टर इन द नॉर्दर्न देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम देखते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी की रिचनेस है, जैसे जैसे लैटिट्यूड में हम ऊपर इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो रिचनेस कम होती जाती है, और सबसे ज्यादा ये हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न के अंदर ये इफेक्ट थोड़ा कम होता है। ऑल्सो द पीक ऑफ बायोडायवर्सिटी रिचनेस मे नॉट एक्चुअली लाई एट द इक्वेटर इटसेल्फ बट सम डिस्टेंस अवे। हम एक चीज और देखते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी रिचनेस है वो एग्जैक्टली इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलती, थोड़ा उससे ऊपर देखने को मिलती है। इसका अगर हम देखें, जो हमारा इक्वेटोरियल, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इक्वेटोरियल बायोम, उसके अंदर भी जो इक्वेटोरियल बायोम था वो 5 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर पाया जाता है। तो वहां पे हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी रिचनेस ज्यादा मिलती है। फिर हम देखते हैं कि कॉजेस क्या हुए हैं बायोडायवर्सिटी लॉसेस के। तो इसके 4 कॉजेज है मेनली। पहला है नेचुरल कॉजेज, जिसके अंदर आता है फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। सेकेंड है हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। थर्ड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर आता है को एक्सटेंशंस, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। फोर्थ है हंटिंग एंड पोचिंग। तो हम देखते हैं कि 4 तरह के कारण है जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। फिर अगर हम इंपॉर्टेंस देखें बायोडायवर्सिटी की इन इंडिया और एसोसिएटेड कंसर्न देखें, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट नेचुरल एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज अलॉन्ग विद द प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म। तो हम देखते हैं अगर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल और वर्ल्ड हेरिटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से इको टूरिज्म भी बढ़ता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 to 5% ऑल द नोन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि 4 से 5% जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज है वो इंडिया में पाई जाती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है डायवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम, और ये हमने जो हमारा कंट्री है इसमें प्रिजर्व किया है और सपोर्ट किया है थ्रू द एजेस। पर हम देखते हैं कि ओवर द ईयर जो ह्यूमन का जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह से जो ये हमारी बायोडायवर्सिटी है इसका जो नंबर है वो ड्विंडल हो गया है, और जो इसमें से कुछ स्पीशीज है वो एट द ब्रिंक ऑफ द एक्सटेंशन है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट था, हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे थे हमारी जो स्पीशीज डायवर्सिटी थी वो कम होती जाती थी। पर हम देखते हैं कि एक्सेप्शन है इसका ट्रॉपिक्स, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पे हमें ग्रेटर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका कारण जो इकोलॉजिस्ट बताते हैं वो पहला तो ये बताते हैं कि जो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं उनके अंदर वो ज्यादातर अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं फॉर द मिलियन ऑफ ईयर्स। दूसरा, अगर उनको कंपेयर किया जाए टेम्परेट से, तो यहाँ पे लेस सीजनल होते हैं और रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो नीश स्पेशलाइजेशन हो जाता है और ग्रेटर स्पेसिफिक डायवर्सिटी मिलती है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी काफी अच्छी अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे हम 2 लॉस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेजर लिए गए हैं टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी। Biodiversity is the subject which lies in the concurrent list, which means both center and state can make laws for its conservation. The major Indian laws that directly related to the biological diversity conservation are, पहला है Wildlife Protection Act 1972 और सेकंड है Biological Diversity Act 2002। तो ये जो Wildlife Protection Act 1972 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Wildlife Protection Act 1972 is an act of Parliament of India for the protection of plant and animal species। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रोटेक्शन करेगा वाइल्ड लाइफ की, पर ये दोनों की प्रोटेक्शन करता है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। इसको अमेंड किया गया था 1991 के अंदर,
और इसके अंदर अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर जो पनिशमेंट थे उनको और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। इसके अंदर अगर हम देखें तो दो बेसिक इसके प्रोविजंस है, पहला तो है शेड्यूल्स और दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज। सबसे पहले हम शेड्यूल्स की बात करते हैं। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बाय लिस्टिंग देम इन द शेड्यूल्स, इट हैज 6 शेड्यूल्स व्हिच गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं इसके अंदर 6 शेड्यूल है जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया है। तो शेड्यूल 1 और 2 की बात करें तो इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है एनिमल्स को, और यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टीज भी होती हैं अगर कोई अगर हम कोई भी इफेक्ट करता है एनिमल्स को, या फिर हम कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट कोई भी करता है एनिमल्स को। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो शेड्यूल 1 और 2 है यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स किया जा रहा है। जो हमारा शेड्यूल 3rd और 4th है यहाँ पे भी प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स है, पर यहाँ पे जो पेनल्टीज है वो थोड़ी लोअर हो जाती है। जबकि जो हमारा शेड्यूल 5th है वो बात करता है ऐसे एनिमल्स की जिनको हंट किया जा सकता है। जो हमारा 6th शेड्यूल है वो बात करता है एंडेमिक प्लांट्स की जो प्रोहिबिटेड है जिनका प्लांटिंग और कल्टीवेशन करना। तो हमने 6 शेड्यूल देखे जिसके अंदर से शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 तक तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। जो हमारा 5th शेड्यूल है वो प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि किन एनिमल्स को हंट कर सकते हैं। और जो 6th शेड्यूल है वो बात करता है कौन से एंडेमिक प्लांट्स हैं जिनको ना तो आप प्लांट कर सकते ना उनका कल्टीवेशन कर सकते। सेकंड है इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय डिफाइनिंग 4 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसने 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। पहला है नेशनल पार्क, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसके अंदर टाइगर रिजर्व भी आते हैं, 3rd है कंजर्वेशन रिजर्व और 4th है कम्युनिटी रिजर्व। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इससे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले 2002 का जो था इसके अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया था। हम कह सकते हैं 3 टायर पे यहाँ पे बॉडीज बनाई जा रही हैं जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तो नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाएगी जिसको हम एनबीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एसडीए। 3rd है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो ग्राम पंचायत के लेवल पे है। अब हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं जो इंडिया के अंदर है। एज इन May 2012 द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया कवर रफली अराउंड 4.95% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो हम देखते हैं कि करीबन ऑलमोस्ट 5% एरिया जो था वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आ गया। देयर आर 5 कैटेगरीज है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेजरली 4 ही हैं। इनके अंदर टाइगर रिजर्व भी जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ही आते हैं। द प्रोटेक्टेड एरियाज आर बेस्ड ऑन द कोर एंड बफर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके अंदर कोर और बफर मॉडल की से मैनेजमेंट किया जाता है। द कोर एरिया हैज द लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्क। जो हमारा कोर एरिया है उसके अंदर नेशनल पार्क आता है, जबकि जो बफर एरिया है उसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है नेशनल पार्क का, और उसके अंदर कोई रिजर्व फॉरेस्ट भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है और टाइगर रिजर्व भी आ सकते हैं। 3rd है हम इसके अंदर इको सेंसिटिव जोन्स की बात करते हैं। इनको प्रपोज किया गया था जिससे कि जो पार्क्स है उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स और ट्रांजिशन जोन। इसके बारे में हम आगे इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। अ नेशनल पार्क इज डिफाइंड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन। इनको सेंट्रल और स्टेट वाया नोटिफिकेशन इनको बना सकती है और इनके लिए कोई भी लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट इनकी बाउंड्रीज को अगर ऑल्टर करना चाहती है तो उनको अप्रूवल लेना होगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का, और इनके जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसके चेयरमैन पीएम होते हैं। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती, और दूसरा जैसे हम ग्रेजिंग और फ्यूल कलेक्शन भी देखते हैं वो भी यहाँ पे परमिटेड नहीं होता। अगर इंडिया के पहले नेशनल पार्क की बात करें तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में था और अभी भी है वो, और जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 104 नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हम देखते हैं सेम ही है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन डिफाइन करेगी इसको, सेंचुरी को, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और इसके लिए भी कोई लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाउंड्रीज को ऑल्टर नहीं कर सकती और अप्रूवल लेना होगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का अगर करनी है तो, और पीएम इसके चेयरमैन है। यहाँ पे हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर की लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट की जाती हैं, लाइक ग्रेजिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन, फिशिंग। A wildlife sanctuary may have only one or two species which are to be protected. India has 543 animal sanctuaries comprising 4% of India's total surface area. तो हम देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी हमने बात की थी, जो प्रोटेक्टेड एरिया है करीब 5% टोटल सरफेस एरिया लेते हैं इंडिया का, जिसमें से 4% तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही ले लेती है और इसके अंदर एक या दो स्पीशीज होती है जो मेनली प्रोटेक्ट की जाती है। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 543 एनिमल सेंचुरीज हैं, जिसके अंदर से हम देखते हैं 50 तो टाइगर रिजर्व से, और ये बनाए गए हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हम लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो हम देखते हैं कि कामलांग टाइगर रिजर्व जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में हो, लेटेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व है। अगर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है टाइगर रिजर्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंटली 50 टाइगर रिजर्व है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑल्टर नहीं कर सकती बाउंड्रीज जब तक कि उसे अप्रूवल ना मिल जाए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का, और यहाँ पे एडवाइस ऑफ एनटीसीए भी जरूरी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो टाइगर पॉपुलेशन है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद अगर हम एनटीसीए की बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बनाई गई थी, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर के लिए काम करती है और इनको सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, और ये असेसमेंट करती है, आप कह सकते हैं टाइगर सेंसस करती है इन एवरी 4 years। और इसका जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये मॉनिटरिंग करती है टाइगर्स की, उसको कहते हैं एमस्ट्राइक। इसी की टाइगर कंजर्वेशन की तर्ज पे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चालू किया गया, ये 1982 में चालू किया गया। इसके अंदर देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992 एंड वाज एम्ड एट एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे इनका मेन काम था कि जो एलिफेंट पॉपुलेशन है उसको उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके, और ये प्रोजेक्ट अभी 17 स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है। इसी की तर्ज पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी चालू किया गया, प्रोजेक्ट हंगुल भी चालू किया गया, कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर भी चालू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। These are areas adjoining existing protected areas which are of ecological value and can act as the migration corridors or buffer zone। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स है, ये एज अ माइग्रेशन कॉरिडोर और बफर जोन काम करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड ऑन द गवर्नमेंट ओन्ड लैंड्स। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स है वो तो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड की बात करते हैं कि वो उन पे बनाए जाएंगे, जबकि जो जो कम्युनिटी रिजर्व्स है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड दोनों पे बनाए जा सकते हैं। जो ये हमारे कंजर्वेशन रिजर्व थे, यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी सब्सिस्टेंस भी अर्न कर सकती हैं, जबकि कम्युनिटी रिजर्व के अंदर ऐसा कुछ भी प्रोविजन के बारे में नहीं दिया गया है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि आप जितने भी हमारे 21 नेशनल पार्क्स हैं, और सारे के लिए तो नहीं पर 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड इको सेंसिटिव जोन बनाए। तो इको सेंसिटिव जोन बनाए गए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। इसके अंदर डिटरमाइन किया गया कि जो हमारा इको सेंसिटिव जोन है वो किस साइट के लिए होंगे, और डिसाइड किया गया लोकली। यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके अंदर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो परमिसिबल है, पर कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अलाउड नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2 एक्ट्स की बात की है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे उनके बारे में बात की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, यूएन साइट्स, यूएनसीबीडी, IUCN रेड डाटा बुक, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे 6 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
According to Conservation International NGO, a biodiversity hotspot in an area which satisfy two conditions, that is rich biodiversity of plants with endemism, second है loss of habitat। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए प्लांट्स की, और वो एंडेमिज्म भी होना चाहिए उनके अंदर, मतलब वो लोकली होनी चाहिए, और लॉस ऑफ हैबिटेट भी होना चाहिए। इसको हम याद करने के लिए इसको RET से याद कर सकते हैं, रेट, रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, साथ में एंडेमिज्म होना चाहिए, और टी से मतलब है थ्रेट, थ्रेट लेवल होना चाहिए। ये कंसेप्ट दिया था नॉर्मन मायर्स ने, और इन्हीं की तर्ज पे जो वेस्टर्न घाट्स है उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया इंडिया में। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस तो है, पर वेजिटेशन डेंसिटी जरूरी नहीं है, एंडेमिज्म जरूरी है, बॉटनिकल इंपॉर्टेंस हो ये जरूरी नहीं है, थ्रेट परसेप्शन जरूरी है, अडेप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन ये जरूरी नहीं है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो हम देखते हैं द हिमालय के अंदर पाया जाता है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट नहीं आते, इंडो वर्मा रीजन जिसका हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको हम कहते हैं, फिर सुंडालैंड जिसके अंदर हमारे अंडमान एंड निकोबार आते हैं। सेकंड है हमारा मेगा डाइवर्स कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अ मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन एन एरिया विच सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया। तो हमारा जो RE था जिसके अंदर रेड जो हमारा हमने अभी बात की थी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए, तो उसके अंदर हमने RET देखा था। यहाँ पे हम देखते हैं RE तो वही है, स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, एंडेमिज्म भी होना चाहिए उसके अंदर, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मरीन इकोसिस्टम और रेन फॉरेस्ट का प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उन्होंने 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया 1998 के अंदर, और हम देखते हैं कि जो ज्यादातर हैं वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारे मेगा डाइवर्स कंट्रीज है इनके अंदर 70% जो अर्थ की स्पीशीज है वो पाई जाती हैं। अगर एशिया से स्टार्ट करें तो ये चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर है मेगा डाइवर्स कंट्रीज, इनको कहा जाता है। अफ्रीका में देखें तो कॉन्गो है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है, ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका के अंदर देखते हैं ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, वेनेजुला है, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको है और पपुआ न्यू है। फिर थर्ड है हमारा यूएन साइट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो हम देखते हैं ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की। तो इसके अंदर ये थिंकिंग रखी गई है कि अगर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं अगर उनका ट्रेड ही अगर बंद हो जाए तो हम देखते हैं कि उनकी पोचिंग भी कम हो सकती है। तो इस बेसिस पे बनाया गया था। The convention aimed to control or prevent international commercial trade in endangered species or products derived from them, but the convention did not seek to directly protect endangered species. Rather, it aimed to reduce the economic incentive to poach endangered species. तो हमने देखा कि ये प्रिवेंट करने की कोशिश करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो ट्रेड हो रहा है एंडेंजर्ड स्पीशीज का, या फिर जो उनसे प्रोडक्ट्स डिराइव करे जा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, बट ये रिड्यूस करता है जो उनका इकोनॉमिक इंसेंटिव है। थर्ड है हमारा UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज अप्रूव्ड इन 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, and came into force in 1993. It is a major step forward in the conservation of biological diversity. India ratified it in 1994. Under the convention, government take measures to conserve and sustainable use of biological diversity. तो हम देखते हैं कि ये कन्वेंशन जो हुई थी, ये अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर हुई थी, उसके अंदर इसको अप्रूव किया गया। उसका भी फोर्स में आती है 93 के अंदर, इंडिया रेक्टिफाई करता है 94 के अंदर। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो अब जो गवर्नमेंट्स है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स है, वो मेजर्स लेती हैं कि किस तरह वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगी। इंडिया के अंदर जो कन्वेंशन है उसने 3 मेजर गोल इंडिया ने अपना रखे हैं। पहला तो हम कंजर्वेशन तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हम सस्टेनेबल यूज करेंगे कंपोनेंट्स का, मतलब हम हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको छोड़ के जाएंगे। और तीसरा है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी ये जो UNCBD थी, इसकी सप्लीमेंट्री 2 एग्रीमेंट भी होते हैं, जिसके अंदर है कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो कोलंबिया में हुआ था और नगोया प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था।
तो इसको हम काना के नाम से याद कर सकते हैं, CANA काना। तो कार्टेजिना के बारे में हम बात करते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द CBD एंड केम इनटू फोर्स इन 2003। तो अब कार्टेजिना के अंदर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात की गई थी? तो यहाँ पे बात की जाएगी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जो किसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। It governs the movement of living modified organisms resulting from the modern biotechnology from one country to the another that may have adverse effect on biological diversity, taking also into account risk to the human health. इसके दो फंक्शंस हैं कि आपको पहले तो एक तो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और दूसरा आपको बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाने होंगे जिससे आप एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन ऑन LMOs। जो सेकंड है इसके अंदर वो बात करता है नगोया जापान के अंदर हुआ था, ये 2014 के अंदर फोर्स में आया, और ये बात करता है कि शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे, thereby contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components। तो हम देखते हैं कि पहले हमने कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, अब उनके जो जीन्स हैं उनके इक्विटेबल शेयरिंग की बात की जा रही है, जिससे हम देखते हैं कि जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा हो सके और सस्टेनेबल यूज हो सके कंपोनेंट्स का। दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंट और लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई भी डैमेज हो जाता है LMO से। तो हमने दो यहाँ पे देखे, कार्टेजिना और नगोया। अगर हम प्रेजेंट में, अगर हम ये मंथ है जून का इन द 2020, तो हम देखते हैं कि इस टाइम कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं इसकी वजह से जो वायरस है, ये हम इसको LMOs तो नहीं कह सकते, पर ये हम कह सकते हैं कि जेनेटिक जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करके हम और इंफॉर्मेशन शेयर करके इस वायरस से निपटा जा सकता है। तो ये हमारे कार्टेजिना और नगोया बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज में हो जाते हैं। फिफ्थ है हमारा IUCN। IUCN की हम यहाँ पे रेड डेटा बुक की बात करेंगे। IUCN is the world's oldest and largest global environment organization formed in 1948 in Switzerland and funded by member organizations, governments, फाउंडेशंस एंड कॉर्पोरेशंस। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्जरलैंड में बनी थी, और इसको फंड करते हैं मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स, फाउंडेशंस और कॉर्पोरेशंस। जो IUCN है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कैसे फंडामेंटल है कि वो एड्रेस कर सकती है चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी है, इनको चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। इट पब्लिशेस रेड डेटा बुक्स विच कंटेन मेनी काइंड ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज इन द रेड लिस्ट। तो ये एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसके अंदर जो थ्रेटेन्ड स्पीशीज होते हैं उनको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको अभी तक हमने इकोनॉमी से नहीं जोड़ा है, और ये बहुत ही जरूरी है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे जो डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर क्या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम हार्म करके कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल है? तो इस चीज को IUCN डेमोन्स्ट्रेट करती है कि नहीं, कोई भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर आप उसको डैमेज करके अगर कोई भी डेवलपमेंट करते हो तो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 कैटेगरीज की। पहला है एक्सटेंट। When exhaustive surveys conducted at appropriate times have failed to record as individual। तो कोई भी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है जब कोई भी जो सर्वेस के द्वारा भी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये आप कह सकते हैं कि स्पीशीज अभी भी आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। सेकंड है एक्सटेंट इन द वाइल्ड। When exhaustive surveys at expected habitat conducted at appropriate times have failed to record an individual। तो उनका एक्सपेक्टेड जो हैबिटेट थे उसमें सर्वे किया गया और वहां पे भी वो इंडिविजुअल नहीं मिले। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वनरेबल। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसके अंदर जो पॉपुलेशन साइज है वो 50 रह गया हो, लेस देन 50 रह गया हो, और हम देखते हैं कि 90% वाइप्ड आउट हो गए हो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, या 50% वाइप्ड आउट हो जाएंगे इन द कमिंग 10 ईयर्स। अगर हम एंडेंजर्ड की बात करें तो ये 250 से कम बच्चे हो, 70% वाइप्ड आउट हो गए हो 10 साल में, या फिर 20% हो जाएंगे आने वाले 20 साल के अंदर।
वनरेबल के अंदर ऐसी स्पीशीज जो 10,000 से कम बची हो और 50% ये वाइप्ड आउट हो गए हैं, आने वाले हो चुके हो आने वाले पिछले 10 सालों में, या 10% वाइप्ड आउट हो जाएंगे आने वाले 100 सालों में। और नियर थ्रेटेंड की बात करें तो ये बात करती है कि जो थ्रेटेंड हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। 6th है हमारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को। UNESCO MAP is an intergovernmental scientific program launched in 1971 by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for the Conservation of Biosphere। तो हम देखते हैं ये यूनेस्को ने चालू किया था ये प्रोग्राम, और इसके अंदर हम देखेंगे 1971 के अंदर चालू किया गया था। तो यूनेस्को के दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो हमने जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम था उसके अंदर पढ़ा था वेटलैंड, तो इकोसिस्टम के एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था वेटलैंड, तो उसके अंदर यूनेस्को का प्रोग्राम था रामसर साइट्स का, और यहाँ पे है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और जो हमारा वेटलैंड था वो एक ही टाइम पे दोनों प्रोग्राम आ रहे हैं। और यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको जो हमारा ये जैसे कह सकते हैं जो मैप प्रोग्राम है इसको अडॉप्ट कर लेगा हमारा UNCBD जब वो 1992 के अंदर बनेगा। बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन अ नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी एंड ऑफन इंक्लूड one or more national parks or reserves along with the buffer zones that are open to some economic uses। तो हम देखते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इसके अंदर हमने देखा था सबसे जो कोर एरिया होगा उसके अंदर हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं। उसके बाद जो बड़ा एरिया बचता है उसके अंदर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट भी उसी के अंदर होते हैं, टाइगर रिजर्व भी उसके अंदर ही होते हैं। और जो हमारा थर्ड एरिया था उसके अंदर अभी हमने बात की थी हमारे इको सेंसिटिव जोन्स की। अगर किसी भी बायोस्फीयर की बात करें तो इसके अंदर दो से ज्यादा नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, उनके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है और इको सेंसिटिव जोन्स भी आ सकते हैं। तो बायोस्फीयर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा एक सर्किल है। प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन बट ऑल्सो टू द ह्यूमन कम्युनिटीज। यहाँ पे हम फ्लोरा एंड फौना के साथ ह्यूमन जो कम्युनिटीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। Thus, biosphere reserve are special environment for both people and the nature and are living examples of how human beings and nature can perfectly coexist and respect each other's need. Biosphere reserve are declared by state or central government by notification। तो हम देखते हैं कि जिस तरह हमने प्रोटेक्टेड एरियाज देखे थे, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है बाय नोटिफिकेशन। अगर कोई भी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट कर सकती है किसी भी साइट को अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम, और यूनेस्को अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल को तो वो जो साइट होती है वो एंटर कर जाती है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अंडर द मैप प्रोग्राम। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे जोनेशन स्कीम होती है, कोर एरिया होता है, बफर होता है और ट्रांजिशन होता है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कोर एरिया के अंदर तो बेसिकली ये डेडिकेटेड होते हैं कंजर्वेशन के लिए और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बफर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेनेबल इसका यूज किया जा सकता है एजुकेशनल और एनवायरमेंटल रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए, ग्रेजिंग के लिए, फिशिंग के लिए। ट्रांजिशन एरिया जो होता है यहाँ पे इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप कर सकती हो, ह्यूमन सेटलमेंट होता है। हमने अभी बात की थी कि जो मैप प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था UNCBD ने, और ये बात करता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की, और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को अलाउ किया जाता है कि वो मैनेजमेंट करें हमारे ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, और इनके अंदर जो इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज किया जाता है, और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज हैं वो बेस्ड होती हैं ऑन द रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की बात करता है। पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है लॉजिस्टिक्स। कंजर्वेशन की हम बात करें तो कंजर्वेशन की बात करता है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की। सेकंड है एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, जो अभी हमने बात की थी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा डेवलपमेंट के साथ कैसे जुड़ सकता है उसकी बात करता है। और थर्ड है इसके अंदर इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, कि किस तरह जो इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट किया जाए जिससे रिसर्च और मॉनिटरिंग हो सके। अगर हम फन फैक्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो 70% है वो तो इंसेक्ट्स ही है।
मतलब 10 में से एनिमल्स में से जो हमारे जो 7 होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे। अगर हम देखें कि क्या किसी भी स्पीशीज का नंबर मैटर करता है फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम के अंदर, तो इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर किसी भी कम्युनिटी की ज्यादा स्पीशीज होंगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगी देन अदर स्पीशीज, और इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो बायोमास वेरिएशन होगा वो भी लेस होगा। फिर नेक्स्ट हमारा हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंस अमॉन्ग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, ये तो बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, पर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं लाया गया। हम जहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ग्रेजिंग एक्टिविटी वगैरह अलाउड नहीं होती नेशनल पार्क के अंदर, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर अलाउ कर देते हैं तो अलाउड होती है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके अंदर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक सैंड एंड स्टोन माइनिंग परमिट होती है। यहाँ पे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर या मैमल्स वगैरह का ही, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लांट स्पीशीज का भी किया जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स का भी किया जाता है, और हम देखते हैं कि एज अ बायोटिक कम्युनिटी जो हमारी पूरी बायोटिक है, पूरी लिविंग कम्युनिटी है, उसका होल का प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर यहाँ पे हम इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन भी देख लेते हैं कि अगर किसी भी स्पीशीज का अगर कंजर्वेशन किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसका एग्जांपल है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्वेशन बाय रिप्लेसिंग द नेचुरल हैबिटेट, मतलब आप कंजर्वेशन तो कर रहे हो पर उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, कहीं पे और, जैसे कि जू है, बॉटनिकल गार्डन है, सीड बैंक है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो हमारी टोटल अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, पर जो हमारे 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द यूनेस्को मैप प्रोग्राम। तो जितने भी ग्रीन से ये मार्क किए गए हैं हेडलाइन इनकी, ये हमारे यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। It lies adjacent to the Himalayas, thus not affected by Indian monsoon because they lie in the rain shadow region of the Himalayas। तो हम देखते हैं जो हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में अंदर पड़ता है तो यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती। अगर इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पिन वैली नेशनल पार्क आता है, चंद्रताल लेक आती है, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और किब्बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और ये अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। तो हमने देखा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर उत्तराखंड के अंदर में है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये मैप प्रोग्राम के अंडर में आता है। द एंटायर पार्क लाइज एट द एलिवेशन ऑफ मोर देन 3500 मीटर अबव द मीन सी लेवल। तो ये काफी हाइट पे है, 3500 मीटर पे है, ये करीब 11,500 फीट पे है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट टाइप है वो टेम्परेट ही पाया जाता है, और ये अपने वैली ऑफ फ्लावर्स और रोडेंडोरंस के लिए फेमस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ये भी अपने स्नो लेपर्ड्स की वजह से फेमस है। थर्ड है हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये ईस्टर्न हिमालय के पार्ट में पड़ता है और यहाँ ये सिक्किम के अंदर सिचुएटेड है। इट इज होम फॉर मेनी एथनिक कम्युनिटीज इंक्लूडिंग लेप्चा, नेपालीज एंड भूटिया। यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं लेप्चा ट्राइब, नेपालीज और भूटिया रहते हैं, और ये अपने रेड पांडा और स्नो लेपर्ड्स की वजह से फेमस है। यहाँ पे हिमालयन टार और मस्क डियर भी मिलता है। फोर्थ है हमारा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो हमारा मैप के अंडर में नहीं आता और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। द रिजर्व रेंजेस मोर देन 5000 मीटर अबव सी लेवल। इट हैज अनब्रोकन वेजिटेशन सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द टुंड्रा। तो हम देखते हैं कि अगर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने नंदा देवी में देखा था वहां पे सिर्फ टेम्परेट नहीं मिलते थे, पर यहाँ पे ट्रॉपिक्स टू टुंड्रा जो जितनी भी वेजिटेशन होती है सारी मिलती है, जबकि इसकी हाइट ज्यादा है हमारे नंदा देवी से। इसके अंदर मॉर्निंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। यहाँ पे मिशमी टाकिन, रेड गोरल और मस्क डियर मिलते हैं। इनके बारे में हम सबके बारे में बात करने वाले हैं आगे चैप्टर में।
फिफ्थ हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मैप प्रोग्राम के अंडर में नहीं आता और ये असम के अंदर ही है। लोकेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स, इट इज कंटिग्यूअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। तो हम देखते हैं जो हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये हम देखते हैं कि ऐसा ही नेशनल पार्क भूटान के अंदर भी है। और ये यहाँ पे हम हिस्पिड हेयर, एक तरह का आप कह सकते हैं रैबिट होता है, ये गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग आप एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा ये हमारा पिग होता है। असम रूफ टर्टल भी यहाँ पे मिलता है। फिर सिक्स्थ है हमारा दिब्रू सिखुआ बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी असम के अंदर ही है और ये भी हम देखते हैं कि ये भी मैप प्रोग्राम के अंडर में नहीं आता। द पार्क इज बाउंडेड बाय द ब्रह्मपुत्र, लोहित एंड दिब्रू रिवर्स। इट इज लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाया जाता है दिब्रू सिखोवा के अंदर। यहाँ पे व्हाइट विंग वुड डक मिलती है और यहाँ पे वाटर बफेलो भी मिलती है। सेवेंथ है हमारा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। हमारा जो नॉकरेक है ये मेघालय के अंदर पड़ता है और नॉकरेक इज अ हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इन मेघालय। ये बर्ड एरिया की वजह से फेमस है और यहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है। एट्थ है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है और यहाँ पे टाइगर्स के लिए काफी फेमस है। जो हमारा मानस की हमने जो बात की थी यहाँ पे, जो हमारा फिफ्थ नंबर पे था, ये राइनोसेरस के लिए भी बहुत फेमस है। फिर हमारा नाइन्थ है हमारा रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। हमारा रन ऑफ कच्छ यहाँ पे पड़ता है। It is a salt marsh and one of the largest salt desert in the world. It is also largest biosphere in India. The Luni River, which originates in Rajasthan, drains in the northeastern part of the run. तो हम देखते हैं कि ये लार्जेस्ट हमारा सॉल्ट मार्श है और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर और यहाँ पे लूनी रिवर जो है वो ड्रेन करती है, जो राजस्थान के अंदर ओरिजिनेट होती है। और रन ऑफ कच्छ अपने इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो हमारा कह सकते हैं कि डोंकी जो होता है उसकी वजह से काफी फेमस है। और ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ है ये काफी कुछ सिमिलर आपको दिखता है टू द हॉर्स, बट इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। अगर इसके हम डायग्राम की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि ये रन ऑफ कच्छ है, ये गुजरात है, इसके अंदर ये ऊपर वाला एरिया रन ऑफ कच्छ है और ये स्वाम्पी एरिया है और इसको फेड करती है लूनी रिवर। नेक्स्ट है हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंदर है और ये सतपुरा रेंज के अंडर में पड़ता है। अगर इस लोकेशन देखें तो यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है, बोरी सेंचुरी है, पंचमरी सेंचुरी है, चिंकारा के लिए फेमस है। और ये पंचमरी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है मैप प्रोग्राम के अंडर में आता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मैप के अंडर में आता है और ये एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे पड़ता है। इसकी लोकेशन हम देखते हैं तो ये यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पे, एमपी और हमारे छत्तीसगढ़ के। द रिजर्व इज द सोर्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम नर्मदा एंड सन रिवर। यहाँ से मेजर रिवर जो है नर्मदा और सन वो निकलती हैं। ये मैकाल रेंज भी यहीं पे पड़ती है, विंध्या और सतपुरा भी यहीं पे पड़ती है। ये अपने बार्किंग डियर इस तरह से होते हैं, जो डियर इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, पर ये कुछ ऐसी आवाज निकालता है जिस तरह डॉग बार्क करते हैं। 12th है हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मैप के अंडर में आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये अपने जो मैनग्रोव ट्रीज हैं जिनको सुंदरी ट्रीज भी कहते हैं, इनके लिए फेमस है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। ये सुंदरबन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मैप के अंडर में आता है, ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ द रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्रीज पाए जाते हैं। एक ये टाइगर रिजर्व भी है और ये लोकेटेड है अवे फ्रॉम द कोस्ट इन ओडिशा, कोस्ट से थोड़ा दूर है ये सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व विच इंक्लूड 3 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है जिसके अंदर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, ये उसका पार्ट भी है। इसके अंदर आता है सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुलडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे बंगाल टाइगर, गौर और चौसिंगा मिलते हैं। फिर 14th है हमारा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। जो शेषाचलम है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे स्लेंडर लॉरिस मिलता है। स्लेंडर लॉरिस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और
ये पर बायोस्फीयर, ये जो मैप के अंडर में जो हमारा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये नहीं आता। इट इज लार्ज रिजर्व ऑफ द रेड सैंडलवुड विच इज यूज्ड इन मेडिसिन, सोप्स एंड रिचुअल्स। तो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये शेषाचलम है, यहाँ पे रेड सैंडलवुड पाया जाता है, और जो तिरुपति टाउन है वो भी शेषाचलम हिल रेंजेस के अंदर ही आता है। फिर 15th है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है ये। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ के अंदर 3 इको रीजन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर साउथ वेस्टर्न घाट्स है, जिसके अंदर मॉस डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर साउथ वेस्टर्न घाट्स के अंदर माउंटेन रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। फिर साउथ डेक्कन प्लेटू के अंदर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। तो मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं और माउंटेन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में पाए जाते हैं, और इसका एक निमोनिक्स है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं इसके अंदर। ए एंड बी का एमएमएस बना डब्ल्यूएस से। तो ए एंड बी का मतलब है अरालम, नागरहोल और बांदीपुर। अरालम, नागरहोल और बांदीपुर। जो हमारा नागरहोल है, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद है एमएमएस, मधुमुलई, मुकुर्ती और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद डब्ल्यूएस का मतलब है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए एन बी, एमएमएस, डब्ल्यूएस। यहाँ पे फेमस है नीलगिरी टार, ये काफी कुछ एक बकरी की तरह दिखती है। और उसके बाद है लॉयन टेल्ड मकाक, ये ब्लैक कलर का होता है, बंदर होता है तो इसके अंदर। उसके बाद है हमारे व्हाइट राउंड वल्चर्स। तो नीलगिरी के अंदर नीलगिरी टार, लॉयन टेल मकाओ और व्हाइट राउंड वल्चर्स, और तीनों तरह के वल्चर्स मिलते हैं यहाँ पे। रेड हेडेड वल्चर्स भी मिलते हैं और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी जो हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है। ये केरला और तमिलनाडु दोनों के अंदर पाया जाता है। अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स इंडियन इको रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट्स मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलती हैं, जिन्हें शोलास भी कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेंडूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती हैं। नीलगिरी टार और एलिफेंट्स पाए जाते हैं। इसका भी अगर हम डायग्राम देखें तो हम देखते हैं कि ये नैयार है, पेप्पारा है और शेंदूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा है अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व। और सब हमारे 2 बच जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि फेमस है अपने कोरल्स के लिए, और ये तमिलनाडु रीजन के अंदर पाया जाता है। ये शैलो बे है जो पार्ट है लक्कादेव सी का इंडियन ओशन में, और ये अपने डुगोंग और सी काउ की वजह से फेमस है। इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडेड फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द सदर्न तमिलनाडु एंड श्रीलंका। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इनकॉर्पोरेट 2 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गलाइथा नेशनल पार्क। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। तो अगर हम इसकी अगर लोकेशन देखें तो हम देखते हैं कि ऊपर से अंडमान से, जिसके अंदर ये है हमारा नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल है, उसके बाद हम देखते हैं कि सदर्न अंडमान है, और ये जो लिटिल अंडमान है ये सेपरेट हो जाता है तीनों से बाय 11 डिग्री चैनल। उसका निकोबार की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, उसके ऊपर है लिटिल निकोबार, सबसे ऊपर है कार निकोबार। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है सबसे लास्ट वाला है हमारा, और यहाँ पे ये फेमस है अपने आप कह सकते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की वजह से। और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम फ्यू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो अगर हम टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि राजाजी है हमारा, कॉर्बेट है टाइगर रिजर्व, पीलीभीत है, दुधवा है, वाल्मीकि है, बक्सा है, मानस है, ओरांग है। उसके बाद हम देखते हैं कामलांग है, फिर डाम्पा है, पन्ना है, सरिस्का है, रणथंबोर है, मुंडुका हिल्स है, बांधवगढ़ है, पलामऊ है, अचानकमर है, फिर सुंदरबंस है, सिंपलीपाल है, सतकोसिया है, कावल है, तदोबा अंधेरी है, मेलघाट है, पेंच है, भोर है।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भडरा है, नागरहोल है, मधुमुलई है, बांदीपुर है, सत्यमंगलम है, अन्नामलाई है, पेरियार है। तो ये हमने देखे कि यहाँ पे 50 जो हमारे ऑलमोस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द रेड लिस्ट ऑफ IUCN इन इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड हैबिटेट्स बाय MOEFCC। तो अगर हम देखें एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ IUCN रेड लिस्ट है फॉर वनरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, द इंपॉर्टेंट आर मेंशन बिलो। टोटल 29 हम बात करने वाले हैं बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और मैमल्स को मिला के। सबसे पहले हम क्रिटिकली कर एंडेंजर्ड की बात करें तो इसमें आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिरडॉन क्रूजर, इंडियन वल्चर्स। अगर एंडेंजर्ड में देखें तो वाइट हेडेड डक, फिर निकोबार मेगापोड, सारस क्रेन। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो नॉर्दर्न रिवर टेरापाइन, ग्रीन टर्टल, थ्री स्ट्राइप ब्रूक टर्टल, ऑरेंज रिडली टर्टल। अगर मैमल्स की बात करें तो हम देखते हैं मलाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, कश्मीरी स्टैग और हंगुल, पिग्मा हॉग, चाइनीज पेंगोलिन, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, गेंग्स रिवर डॉल्फिन, संगाई डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो, नीलगिरी टार, एशियाटिक लॉइन, ब्लू व्हेल, रेड पांडा, हिस्पिड हेयर, लॉयनटेल मकाव, मस्क डियर, गोल्डन लंगूर, इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, बारासिंगा और स्वैम्प डियर, डुगोंग, इंडियन राइनोसरस, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, गौर। तो ये सारे हम मैमल्स एनिमल्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनको हम एक एक करके अभी समझेंगे। इससे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी देख लेते हैं। सेंसस ऑफ मेजर फ्लैगशिप स्पीशीज अंडरटेकन एट द स्टेट लेवल बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स periodically. However, census of tiger and elephant is undertaken at the national level once every 4 and 5 years respectively. जो टाइगर सेंसस होता है वो 4 years के अंदर होता है और एलिफेंट हमारा 5 years के अंदर होता है। As the report of the latest census carried out by the state and central government, the population of endangered species, especially lions, rhinos, tigers and elephants, has increased in the country. MOEFCC is providing financial assistance to the state and UT governments for the recovery program of critically endangered species under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitats. तो हम देखते हैं ये एक स्कीम है सेंट्रल की तरफ से, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इसके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट्स को हम कह सकते हैं फंड्स दिए जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करती है 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनके बारे में हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो हम एक एक करके हम देखते हैं, स्पीशीज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ लार्ज बर्ड और इसका कुछ कुछ जो लुक होता है वो ऑस्ट्रिच से काफी सिमिलर होता है। अगर हम देखें वंस कॉमन ऑन द ड्राई प्लेन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एज फ्यू एज 150 इंडिविजुअल वर एस्टिमेटेड टू सर्वाइव इन 2018। तो हम देखते हैं 2018 के अंदर सिर्फ 150 करीब बची थी, इसलिए इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर IUCN की रखा गया है। सेकेंड है हमारा जेडन क्रोजर। तो ये एक नॉक्टर्नल बर्ड होती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है इन द ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश और इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर रखा गया है IUCN के अंदर। थर्ड है इंडियन वल्चर। जो इंडियन वल्चर है ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर के लिए यूज किया जाता है इन द इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के अंदर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर रखा गया है 2002 से और क्योंकि इसकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो चुकी है। इंडियन वल्चर अगर हम देखें तो ये इंडिया के अंदर जो इनकी जो डेथ हुई है उसका कारण काफी कुछ रहा है डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग की वजह से। तो जो डाइक्लोफिनेक था उसको बैन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उसका यूज किया जा सके ऑन कैटल। ये ज्यादातर जो हम देखते हैं कि ज्यादातर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था डाइक्लोफिनेक। फोर्थ की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। इस बर्ड को हम देखते हैं जो भी हमने बात की थी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, इसके अंदर रखा गया है। तो ये जो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट है ये स्मॉल बर्ड होती है और ये अपने सलाइवा से नेस्ट बनाती है और ये सूप के अंदर काम आता है इसका नेस्ट। फिर फिफ्थ है निकोबार मेगापोड। ये एक छोटी सी बर्ड है जो निकोबार आइलैंड में पाई जाती है और क्योंकि ये थ्रेटेंड है बाय हंटिंग तो इसकी वजह से ये वनरेबल टू एक्सटेंशन की लिस्ट में पहुंच चुकी है। सिक्स्थ है हमारा नर्दर्न रिवर टेरापिन।
ये एक तरह से हम कह सकते हैं रिवराइन टर्टल है जो नेटिव है साउथ एशिया के अंदर, और ये फ्रेश वाटर और बैक वाटर दोनों के ब्रैकिश वाटर दोनों के अंदर पाया जाता है। फिर अगर हम मरीन टर्टल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि सी टर्टल्स आर समटाइम्स कॉल्ड मरीन टर्टल्स। द 7 existing species of sea turtles are the green sea turtle, loggerhead sea turtle, Campley ridley sea turtle, olive ridley turtle, hawkbill sea turtle, flatback sea turtle and leatherback sea turtle। और जो लेदरबैक सी टर्टल होता है वो लार्जेस्ट टर्टल होता है। फिर मालाबार सिवेट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कुछ कुछ आप कह सकते हैं बिल्ली जैसी लग रही है ये, और ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाई जाती है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के अंदर, और इस टाइम 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स ही कहते हैं कि इससे कम ही मालाबार सिवेट हैं। उसके बाद हंगुल आप कह सकते हैं एक तरह से डियर है जो कश्मीरी, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, और ये पाया जाता है कश्मीर वैली के अंदर और चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में वहां पाया जाता है। और इसको जो डचिगम नेशनल पार्क है हंगुल को वहां पे प्रोटेक्शन दिया गया है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आता है और 2019 के सेंसस के अंदर इसको बताया गया था कि सिर्फ 237 हंगुल ही बचे हैं। फिर 10th है हमारी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है हमारी ये एंडेंजर्ड है फ्रेश वाटर के अंदर, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। तो जो गैंग की जो डॉल्फिन है उसे कहते हैं हम गैंग्स डॉल्फिन, और जो इंडस के अंदर पाई जाती है उसे हम कहते हैं इंडस डॉल्फिन। और जो हमारी जो इंडिया गैंग्स डॉल्फिन है उसको इंडिया ने नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दे रखा है, और इसको क्योंकि ये ब्लाइंड होती है इसी वजह से इसको गैंग्स सूसू भी कहा जाता है। फिर 11th है हमारा मणिपुर ब्रो एंटीलर डियर। ये अगर हम देखें तो ये स्टेट एनिमल है हमारी मणिपुर के अंदर, और ये एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के अंदर। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है फ्लोटिंग मार्शेस ग्रासलैंड ऑफ केबल लामजौर नेशनल पार्क जो लोकतक लेक के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद 12th है हमारा एशियन वाइल्ड बफेलो। The wild water buffalo, also called Asian buffalo, has been listed in the endangered list in the IUCN 1986 as remaining only less than 4,000। तो खाली 4,000 से कम ही बचे हैं। फिर नीलगिरी टार हम देखते हैं काफी कुछ गोट के सिमिलर है, और ये एंडेमिक है नीलगिरी हिल्स के अंदर। IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है। 14th है हमारा एशियाटिक लॉइन। ये गिर नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है और ये एंडेंजर्ड की लिस्ट के अंदर आता है। 5th हमारी अरेबियन सी हम्बैक वेल। तो ये जो हम्बैक वेल है ये लार्जेस्ट स्पीशीज है वेल की, और इसका जो वेट होता है करीब 25 से 30 मेट्रिक टन होता है, और ये काफी आप कह सकते हैं ब्रिंक ऑफ द एक्सटेंशन पे है ये, और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 90% फॉल कर गई थी बिफोर 1966, और इसको भी एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। फिर आता है हमारा रेड पैंडा। तो जो पैंडा होते हैं वो तो काफी बड़े होते हैं, पर जो रेड पैंडा है ये काफी कुछ आप कह सकते हैं डोमेस्टिक कैट जैसा दिखता है, और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसे लेसर पांडा भी कहते हैं। और ये हमारे ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना के अंदर पाया जाता है, और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो माना जाता है कि 10,000 से कम इंडिविजुअल्स ये बचे हैं। 17th है हमारा स्वैम्प टियर, जिसे 12 सींगा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 12 सींग होते हैं इसके सिर के ऊपर, और ये वनरेबल की लिस्ट के अंदर आता है। फिर डुगोंग हमारा ये मरीन एनिमल होता है और ये हर्बीवोरस एनिमल है। इसके फिन्स भी होते हैं, काफी कुछ आप इसको कह सकते हैं कि ये काफी कुछ डॉल्फिन जैसा दिखता है, और ये वनरेबल की लिस्ट में आता है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क पे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। और ये जो डुगोंग है ये इसे सी काऊ भी कहा जाता है, और ये जो वाटर हाइकिंग जो वीड होता है उसको खत्म करता है। फिर 19th है हमारा इंडियन राइनोसेरस। इसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस भी कहा जाता है, और ये वनरेबल की लिस्ट में आता है। फिर 20th है हमारा स्नो लेपर्ड। ये लार्ज कैट होती है, माउंटेन रेंजेस के अंदर पाई जाती है, सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर। ये वनरेबल की लिस्ट में आती है, और अभी इसके 10,000 से कम होने की उम्मीद है, 10,000 से कम इंडिविजुअल्स होने की उम्मीद है। उसके बाद है हमारा 21st है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड जो है मीडियम साइज की कैट होती है, और ये हिमालय फुटेज के अंदर पाई जाती है, और 2008 से वनरेबल लिस्ट के अंदर है। 22nd है हमारा पिग्मा हॉक। काफी कुछ ये पिग जैसा लगता है, और पिग ही है आप कह सकते हैं, अलोवियल ग्रासलैंड में पाया जाता है, और ये इसकी जो स्पीशीज है ये भूटान और असम में पाई जाती है,
और ये करीब 250 से कम ही बचे हैं और एंडेंजर लिस्ट में आता है IUCN की। फिर 23rd पे हम देखते हैं हिस्पेडियर, इसे असम रैबिट के नाम से भी जाना जाता है, ये एंडेंजर लिस्ट के अंदर आता है। फिर 24th है हमारा लॉयन टेल मकाऊ, इसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी के नाम से बोला जाता है और ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आता है। मस्क डियर, ये जो है ये व्हाइट बेलीड मस्क डियर होता है, एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आता है और इनकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन कर चुकी है। मस्क का मतलब होता है सेंटेड, तो ये कुछ कुछ अपनी सेंट छोड़ता है तो इसके अंदर खुशबू आती है। 26 हमारा गोल्डन लंगूर, इसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है, ये वेस्टर्न असम के अंदर पाया जाता है और भूटान के अंदर पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आता है। 27 है हमारा गौर, इसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ बोवाइन है, जिसे मतलब कह सकते हो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल में आता है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है और वनरेबल लिस्ट के अंदर है। फिर 28 हमारा मिश्मी टाकिन, ये आप कह सकते हो गोट एंटीलोप है, ये आप कुछ काफी कह सकते हो नीलगिरी टार जैसा है, पर थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, क्योंकि इसको हम गोट एंटीलोप कहते हैं। इंडिया, म्यांमार और चाइना के अंदर पाया जाता है और ये बैम्बू और विलो शूट खाता है। फिर हमारा 29 है सैंडर लॉरिस, ये नेटिव है इंडिया और श्रीलंका के अंदर और ये काफी इसकी पोचिंग की जाती है और इसका स्टडी डिक्लाइन हो रहा है तमिलनाडु के अंदर और हम देखते हैं कि काफी लोग इसको एज अ पेट भी बना के रखते हैं। और जो स्लेंडर लॉरिस है ये फीड करता है इंसेक्ट्स पे, रेप्टाइल्स पे और प्लांट्स और फ्रूट्स पे। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है बायोडायवर्सिटी खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।